नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल से। चलिए शुरुआत करेंगे। इस वक्त आपको अहम खबर दे दें, महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बागी अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दी जाएगी। कोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई न करने को कहा है। दोनों ग्रुप के अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम कार्रवाई हुई। बागी अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दी जाएगी। कोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई न करने को कहा है। दोनों ग्रुप के अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां पर लगातार हम आपको तमाम तर अपडेट जो है वो दे रहे हैं और इसके कई मायने हैं जिसको हम अपने जो हमारे साथी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत में इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। बागी अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच भी तश्कील दी जाएगी। चलिए हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो इन तमाम मामलात को देखते हैं, यानी कोर्ट के मामलात पर उनकी खास नज़र रहती है, सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम है ये जो बागी अरकान असेंबली हैं उनकी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई। न सिर्फ रोक लगाई गई बल्कि एक अलग जो बेंच है वो भी तश्कील दी जाएगी। आपसे इस सिलसिले में तफसीलात डिटेल्स चाहेंगे। जी देखिए हिना, साफ तौर से उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये मेंशन किया और ये कहा कि चूंकि 4 जुडिशियल जो ऑर्डर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले से ही पेंडिंग है और 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी सुनवाई के लिए, लेकिन 11 तारीख को इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया गया। चूंकि 12 जुलाई तक का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अयोग्यता के मामले में तमाम विधायक हैं उनकी अयोग्यता को डिसाइड किया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत उद्धव गुट को भी दी है और एक बड़ी राहत एकनाथ शिंदे गुट को भी दी है, क्योंकि अयोग्यता के मामले पर किसी भी प्रकार से जो स्पीकर बने हैं यानी कि जो नए स्पीकर हैं वो कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कपिल सिब्बल की तरफ से यह दलील दी गई थी कि अयोग्यता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, लिहाजा इस पूरे मामले में कोई भी आदेश जारी ना किया जाए, क्योंकि जो भी मामले अयोग्यता के हैं वो देश की सबसे बड़ी अदालत के समक्ष अभी लंबित हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में बेंच गठन करने के लिए उन्हें समय लगेगा, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, लिहाजा एक बेंच का गठन करना होगा। लेकिन बेंच का गठन करने के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। जब तक बेंच का गठन सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करता है या नहीं बनाता है तब तक अयोग्यता के मामले पर कोई भी फैसला स्पीकर के द्वारा ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की तरफ से जो उनका पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी है कि वो आज स्पीकर को इसकी जानकारी दे देंगे, यानी कि अब अयोग्यता के मामले पर कोई भी फिलहाल फैसला स्पीकर के द्वारा नहीं लिया जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता के मामले पर कोई आदेश जारी नहीं कर देता है तब तक इस पूरे मामले में कोई भी फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उदय गुट की तरफ से जो डिप्टी स्पीकर पहले थे उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर उनको नोटिस जारी किया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यह कहा गया कि डिप्टी स्पीकर के अधिकार को ही चुनौती दी गई है, लिहाजा डिप्टी स्पीकर अयोग्यता के मामले पर कोई फैसला नहीं ले सकते। उसके बाद जब एक नई सरकार बन गई तो उसके बाद एक नए डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके यानी कि हलफनामा दाखिल करके हिना ये कहा गया कि चूंकि नए स्पीकर का चुनाव हो चुका है, लिहाजा जो पुरानी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें अयोग्यता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, उस पर कोई भी सुनवाई ना की जाए, यानी कि वो अर्जी अब इन्फेक्चुअस हो गई है। और इसी बाबत फिलहाल कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है तो नए डिप्टी स्पीकर के द्वारा इस पूरे मामले में उदय गुट के खिलाफ जो तमाम विधायक हैं उनकी अयोग्यता को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए, जिसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन एक बड़ी राहत उद्धव गुट के तमाम विधायकों को जरूर दे दी है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी नहीं करेगा, तब तक कोई भी अयोग्यता के मामले पर गवर्नर स्पीकर के द्वारा कोई भी फिलहाल आदेश जारी ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उद्धव गुट की तरफ से ही है। हालांकि जब इस पूरे मामले में आदेश चीफ जस्टिस की तरफ से दिया जा रहा था, तो कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि यह आदेश दोनों गुट पर लागू होना चाहिए, यानी कि उद्धव गुट पर और शिंदे गुट पर। तो अब फिलहाल जो विधायक हैं जिनकी अयोग्यता का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, उस पर अब स्पीकर के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिकता के मामले 2 मामले फिलहाल पेंडिंग हैं, यानी कि जो फिलहाल पहले उद्धव गुट की तरफ से व्हिप जारी किया गया था, क्या व्हिप जारी करने का अधिकार गवर्नर के द्वारा जो स्पीकर के द्वारा जो लिया गया वो सही है या नहीं। वहीं अयोग्यता के मामले पर जो नोटिस जारी किया गया है तमाम 16 विधायकों को, क्या वो फैसला फिलहाल स्पीकर ले सकते हैं या नहीं। इन 2 संवैधानिक पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। जी सुशील, काफी तफसील से आपने बेहद अहम जानकारी दी है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ हम इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आगे क्या हम सियासी दुनिया में हलचल देख सकते हैं महाराष्ट्र की। नाज़रीन, हमारे साथ एक और साथी प्रशांत पांडे भी मौजूद हैं। जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है, पार्टी के सामने बका का मसला है, और ऐसे वक्त में पार्टी पर भरोसा जताने वाले अरकान असेंबली का उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया है। बाकायदा खत लिखा है उन्होंने, और किसी तरह के लालच में न पड़ने की बात कही है। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जो हलचल नजर आ रही है, आज का दिन जो है काफी अहम माना जा रहा है। सरकार बन जाने से ही सब कुछ वहां पर इत्मीनान बख्श नजर नहीं आ रहा है, आगे भी बहुत सारी हलचल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार नहीं हुआ है। और ऐसे में यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आज 11-10 दिन के बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया गया है। देखिए, सभी की नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि जो याचिकाएं थी उस पर आज सुनवाई होनी थी, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर ही आज मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बैठक जो है अपनी बुलाई है। उनके जो सांसद हैं उनके साथ वो सेना भवन में बैठक करेंगे। 12 बजे से उनकी बैठक शुरू होनी थी। उसमें एक अहम मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से राष्ट्रपति का भी चुनाव सामने है, उसमें कैसे और किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। लेकिन बहरहाल अब ये तस्वीरें साफ हो रही है कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी, उनको जो है शिवसेना का समर्थन मिलेगा। साथ ही देखिए, जब से शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे से बगावत की है, तब से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे वो ग्राउंड लेवल से लेकर के सांसदों तक की बैठक लगातार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अब इनके लोगों को बचाना, यानी उनके कॉरपोरेटरों को बचाना, क्योंकि बीएमसी चुनाव जो है सामने खड़ा हुआ है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि मुंबई बीएमसी का बजट 40,000 करोड़ का है। साथ ही साथ थाने का पालिका चुनाव जो है सामने है। उसके बाद कल्याण डोंबिवली का पालिका भी चुनाव भी सामने होगा। ऐसे में इन पालिकाओं से अगर शिवसेना को कहीं झटका मिलता है तो शिवसेना का वर्चस्व जो है महाराष्ट्र में पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। हम अभी भी देख रहे हैं कि जो पाला है वो शिंदे गुट का ज़्यादा हैवी दिख रहा है, चाहे वो लीगली टीम की बात की जाए, चाहे अब उन्होंने जिस तरह से सरकार गिरा करके अपनी खुद की सरकार बनाई, और साथ ही साथ अब जो शिवसेना का चिन्ह है जिसके लिए दोनों के बीच अब महायुद्ध होने की फिर से एक बार नौबत सामने आ रही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके लोग अब उनके साथ हैं, देखिए पत्र लिखा जो गया है, जो भावुक हुए हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारे अब लोग हैं वो कहीं किसी लालच में पड़ के या किसी के बहकावे में आकर के और इतर तितर ना हो, ताकि उनके हाथ में जो पालिका है, उनका जो वर्चस्व महाराष्ट्र में शिवसेना का रहा है, साथ ही उनका जो निशानी शिवसेना की रही है, वो ताकि उनके साथ बरकरार रहे और आने वाले दिनों में जो है उनका एक बार सत्ता फिर से काबिज हो बीएमसी चुनाव में। क्योंकि देखिए शिंदे गुट थाने
में इतना स्ट्रांग है कि ये एक तरफ माना जा रहा है कि अब महानगर पालिका जो थाने की होगी वो शिंदे गुट में ही जाएगी, उनके पाले में ही जाएगी। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे आने वाले दिनों में शिंदे गुट में शामिल होंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है और इतना प्रेशर डाला जा रहा है उद्धव ठाकरे के ऊपर कि उनके तमाम लोग जो हैं एक एक करके बीजेपी की तरफ यानी शिंदे गुट की तरफ अगर जाते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे के पास कोई रास्ता बनता है? और यही वजह है कि आज उन्होंने जो पत्र लिखा हुआ है यही लोगों से कहा है कि जो हमारे इन मुश्किल के घड़ी में साथ में है उनसे यही गुजारिश है कि किसी के कहीं ना कहीं शिवसेना के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की एक बड़ी लड़ाई है। सुशील लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, आपसे हम टेक्निकली जानना चाहेंगे, बेंच जो है वो आगे की सुनवाई के लिए बनाई जाएगी, स्पीकर से कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? अगर कैबिनेट तश्कील नहीं दी जाती, यानी कैबिनेट अगर नहीं बनती है, तो बहुत सारे जो काम है वो कहीं ना कहीं रुके पड़े रहेंगे। जिन लोगों को चुनकर भेजा गया है, पब्लिक ने भेजा है, अवाम ने भेजा है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खमियाजा तो उनको ही उठाना पड़ रहा है। तो टेक्निकली थोड़ा सा आपसे जरूर हम जानकारी चाहेंगे सुशील। जी देखिए, अब ये फिलहाल अगर मामला तकनीकी आधार पर समझा जाए तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लंबा कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा तब तक इस मामले में फिलहाल उनकी अयोग्यता को लेकर कोई फैसला ना लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट को एक बड़ी राहत है। और रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो अयोग्यता को लेकर अगर कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी कि वो विधायक अभी फिलहाल सेफ है। और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले में मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहें तो उनके हाथ खुले हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि कब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। और अगर मामले की सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो यानी कि उनकी अयोग्यता के मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एकनाथ शिंदे के पास जो तमाम विधायक हैं उनकी अयोग्यता को लेकर अगर कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो यानी कि वो तमाम जो विधायक हैं वो बने रहेंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे सरकार संभवतः जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो उसको लेकर फिलहाल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि तमाम जो विधायक हैं वो अयोग्य हैं। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल उनके तमाम जो विधायक हैं वो बने रहेंगे। और ऐसे में सरकार के भी हाथ खुले हुए हैं, वो अपने सरकार का विस्तार कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई तारीख सुनवाई के लिए नहीं दी जाएगी। चूंकि इस पूरे मामले में बेंच का गठन करना है, सुप्रीम कोर्ट कब बेंच का गठन करती है, सुनवाई के लिए तारीख कब देती है, तब तक फिलहाल सरकार बैठेगी नहीं। और ऐसे में यह माना जा सकता है कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कार्रवाई की जाएगी, और उसकी कार्रवाई आने वाले 2-3 दिन में देख भी सकते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हाथ एकनाथ शिंदे गुट के खुल गए हैं। क्योंकि उम्मीद ये थी कि अगर 11 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई की जाती है तो अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि उनकी अयोग्यता को लेकर जो दोनों स्पीकरों की तरफ से चीजें हैं वो फिलहाल अब अभी तक ना तय की जाए, यानी कि उनकी अयोग्यता को कोई लेकर कोई फैसला ना लिया जाए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से तमाम जो विधायक हैं वो बने रहेंगे और उनके पास खुला रास्ता है कि वो मंत्रिमंडल का आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो बहुत सारे लोगों को ये था कि अब आगे क्या हो सकता है, कैबिनेट तश्कील दी जाएगी कि नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे नाज़रीन को ये बात समझाई है। हम प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, महाराष्ट्र की सियासत को लगातार हम देख रहे हैं, शिवसेना के लिए सबसे मुश्किल दौर है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो लोग बचे हुए हैं उनको शिवसेना में ही रखना, उनका यकीन बनाए रखना, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। और शायद इसीलिए अब लगातार वो इमोशनली जो एक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से अब लोगों को संभाल कर रखा जाए और साथ ही साथ अपनी लड़ाई आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि देखिए बातें जो ये भी चर्चा हो रही थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं उनके पास जाकर के एकनाथ शिंदे ये गुट जो है उनसे यही कहें कि भैया
हम ही शिव सैनिक है, हमने सिर्फ शिवसेना के वर्चस्व के लिए ये पहल उठाई, ये कदम उठाया है और आप हमारे मुखिया हैं, हम आज भी ये मानते हैं, आप चलिए हमारे साथ। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो जाकर के बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाए, लेकिन अभी ये फैसला लेना उनके लिए काफ़ी कठिन है क्योंकि उन्होंने अपने वर्चस्व को दांव पर लगा रखा है। और ऐसे में उन्हें साथ में ये देखना कि उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें उनके साथ रहें ताकि आने वाले चुनाव में वो जो है अपना एक लड़ाई का जो पेशकश है वो पेश कर दें। देखिए सुशील की बातों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानूनन दांवपेच की तरफ से अब बीजेपी को एकनाथ शिंदे को जो है राहत जरूर मिल गई है, लेकिन उनके लिए देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो कौन सी पोर्टफोलियो किसे देनी है, क्योंकि आंकड़ा जो है अब पूरा बढ़ चुका है। बीजेपी के पास अगर आप देखें तो 106 लोग उनके पहले के थे, अब जो शिंदे गुट आए हैं वो 50 लोगों को लेकर आए हैं, आंकड़ा उनका 180 के आसपास जा रहा है निर्दलियों को पकड़ने के बाद। अब पोर्टफोलियो अगर बनाया जाएगा तो क्या बीजेपी के जो लोग पहले से बीजेपी में थे उन्हें उनके मन की पोर्टफोलियो मिल पाएगी, क्या उनके लोग खुश रह पाएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग आए हैं क्या उन्हें कौन सी पोर्टफोलियो मिलेगी, क्या वो लोग खुश रह पाएंगे। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती अब एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर रहेगी अगर आने वाले दिनों में अगर ये मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई लंबी चली जाती है वहां पर बताई है। और इसको लेकर भी आगे क्या कुछ सियासी मंथन जारी रहेगा उस पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सुशील पांडे और प्रशांत पांडे आप दोनों साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हमारे दोनों साथी लगातार महाराष्ट्र की जो सियासत में हलचल मच रही है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। और खबर दोपहर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मॉनसून के बिगड़ते हालात की। आंध्रा और तेलंगाना, जी हां, दोनों ही रियासतों में बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है, आम जिंदगी मुतासिर है, नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाके, अगर आंध्रा की बात करें तो वेस्ट गोदावरी में गांव का रास्ता जो है मुनक़ते होकर रह गया है, सड़कें बह गई हैं। महकमा मौसमियात ने भारी बारिश की पेशगोई यहां पर कर दी है। इसी तरह से तेलंगाना में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की पेशगोई की गई है। वक्फे से यहां बारिश तो हो रही है, लेकिन हुकूमत ने अगले 3 दिन तक यानी आज, कल और परसों के लिए तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला लिया है। यहाँ पर भी आवाम को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की गई। हमारे साथ हमारे दो साथी, आंध्रा का हम क्या कुछ हाल है बारिश का, मौसम का, वो जानेंगे। मोहम्मद इसाक हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अजीम हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद रहेंगे, क्योंकि हैदराबाद में भी लगातार बारिश देखी जा रही। पहले हम रुक करेंगे इसाक का। इसाक, आंध्रा की सूरत हाल से वाकिफ करवाइए। मानसून और जो 3 रोज़े से जो बारिश की वजह से जो है ना, जो रिजर्वायर्स है, वाटर रिजर्वायर्स पूरे जो है लबरेज हो गए हैं। जहाँ एक तरफ जहाँ कृष्णा प्रकाशम बैरेज है, वहीं दूसरी तरफ गोदावरी का धवलेश्वरम है, वही तीसरा तो है ना पोलावरम है। इसके बाद जो है ना पुलिचिंतला में जी तेलंगाना की तरफ से जो बारिश का पानी आ रहा है वो पुलिचिंतला होके हुए कृष्णा नदी के पास आएगा। तो इस वजह से जो है ना एनटीआर डिस्ट्रिक्ट के जो वत्सवाई और जग्गेपेट और दीकर इलाके हैं वहाँ पूरी तरह से पानी का बहाव जारी है। वही दूसरी तरफ प्रकाशम बैरेज के पास है जो है कल और आज सुबह भी पानी छोड़ा गया, जो निचले इलाकों में जाने के बाद जो है ना वहाँ फ्लड का सिचुएशन बाहर आ रहा है। जो कोस्टल बेल्ट पे जहाँ पे गोदावरी का जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर देवीपट्टनम के इलाके में है, जहाँ पूरी तरह से कई लगभग 10 गांव जो है ना वो रास्ता जो है ना बंद हो गया। तो उन्होंने जो है ना रास्ता पूरा बंद हो गया। वही दूसरी तरफ पोलावरम में पानी आज सुबह में जो 1 लाख तक पानी जो है ना आने के बाद जो है ना छोड़ा गया, तो वो जो है ना जाके गोदावरी में मिलेगा, वही धवलेश्वरम। ये इस वजह से जो है ना गोदावरी और अल्लूरी सीतारामराजू जो एरिया है वो और दीगर इलाके पूरे जो है ना कोस्टल बेल्ट के हैं वो पूरे मुतासर होंगे। वही दूसरी तरफ विशाखापट्टनम के जो एजेंसी एरिया है वहाँ पे भी पूरी तरह से बारिश की वजह से जो है ना पानी जो है ना बह रहा है। तो इस वजह से जो है ना आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो है ना जो कोस्टल बेल्ट और दीगर रायलसीमा जहाँ पे इलाकों में बारिश या फ्लड की सिचुएशन है वहाँ पे जो है ना कलेक्टर्स के राब्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम्स जो है ना वो कायम किया है। अगरचे किसी को पानी की वजह से कोई तकलीफ हो तो कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं, वो हेल्पलाइन करेंगे। वही दूसरी तरफ
जो गोदावरी और कृष्णा ये दो ज़्यादा जो लबरेज हो गए, तो इस इलाके में जो इसके आने वाले साहिल इलाके हैं वहाँ पे पूरी तरह से NDRF और रेवेन्यू टीम्स को जो है ना अलर्ट कर दिया गया है तैयार रहने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपने तमाम तर तफसीली जानकारी दी है। जो तालीमी इदारे हैं उनके ताल्लुक से आंध्रा में क्या कुछ अभी एडवाइजरी, क्या कुछ कहा गया है, इसके ताल्लुक से कोई तफसील? तालीमी इदारों को तो छुट्टी नहीं दी गई है, लेकिन आज के सिचुएशन के बाद जो कृष्णा और वेस्ट गोदावरी के जो इन इलाकों में ज़्यादा पानी आने का अंदेशा है, तो वहाँ पे कुछ कलेक्टर्स जो है ना वो डिसीजन ले सकते हैं कि छुट्टी दे सकते हैं या नहीं। फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी की छुट्टी की हिदायत या अनाउंसमेंट नहीं है। वही दूसरी तरफ कई जगह पे जहाँ जो साहिली तट के जो कृष्णा और गोदावरी के इलाकों में है वहाँ पे जो है ना पूरे से तैयार और चौकन्ने रखने के लिए और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अगर होना है तो इसीलिए कायम करने के लिए भी कहा गया है। जी, और इसाक, इससे पहले हम लगातार देख रहे थे जब मौसम की पेशगोई की जा रही थी तो सीएम जगनमोहन रेड्डी खुद तमाम तर हालात पर नजर रखे हुए थे। कई जायजा इजलास भी उन्होंने मुनक्किद किए थे, तमाम अफसरान से भी वो लगातार राब्ते में रहे थे। तो इस तरह की मीटिंग्स का इनेकाद लगातार किया जा रहा था। अभी वहां पर क्या इनकी जमीनी हकीकत नजर आ रही है या सिर्फ मीटिंग्स तक ही महदूद होकर रह गए? पोलावरम के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को रखा गया, वही दूसरी तरफ गोदावरी जो धवलेश्वरम है उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर और जो कृष्णा के लिए इन तीनों स्पेशल ऑफिसर को जो है ना NDRF और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट उनसे राब्ता रखने के लिए और ज़मीनी सतह पर जो ऑफिसर्स है रेवेन्यू ऑफिसर्स उनसे रिपोर्ट मंगवा रही है। हो सकता है कि आज शाम तक जो है ना सीएम इस पे पूरी रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो हालात जो सिचुएशंस है कुछ जगह पर NTR डिस्ट्रिक्ट के विसनपेटा और वत्सवाई जहाँ पे सड़क के रास्ते पूरे बंद हो गए और चेक डैम्स जो है ना वो ओवरफ्लो हो रहे, वही दूसरी तरफ देवीपट्टनम के जहाँ वहाँ पे जो है ना चेक डैम से पूरे। जी साहब, आपसे लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे। हैदराबाद से हमारे साथ हमारे एक और साथी मोहम्मद अजीम भी मौजूद हैं। अजीम, आपसे जानना चाहेंगे तेलंगाना में क्या कुछ सूरत हाल है बारिश की? हुकूमत की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? अगले मौसम का क्या कुछ हाल जो है वो पेशन गोई की गई है? अजीम जी देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि कल शाम में तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 दिन तक जो है तालीमी इदारों को जो है छुट्टी का ऐलान किया है। 11, 12, 13 और ये बारिश के पेश नज़र ये दिया गया है और वहीं पर पूरे कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो जो बारिश से मुतासरा इलाका है उन लोगों का जायजा ले और जो भी राहत के काम है उन लोगों को देखते हुए उन लोगों के लिए जो भी मदद के काम है वो जल्द से जल्द फराहम करे। और जहाँ तक हम शहर हैदराबाद की बात करेंगे, वहाँ पर कल कई जगह पर पानी जमा होने की इत्तलात मिल रही थी, तो वहाँ पर बल्दिया का महकमा की जानिब से पानी की निकासी के लिए काम किया जा रहा था। NDRF टीम और महकमा पुलिस की जानिब से भी जहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रही थी, तो उनको देखते हुए जो हालात जो थे, कल तेज जो बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो है जैसे सुबह से मौसम काफ़ी खुशगवार है। यहाँ से देखना यह है कि अगर जो उस्मान सागर और हिमायत सागर है वो उसके 2 दरवाजे शाम में खोल दिए गए थे, लेकिन अब आज सुबह से काफी मौसम खुशगवार है। तो देखना यह है कि अगर बारिश तेज होती है तो फिर उसके बाद क्या अहकाम जारी करती है हुकूमत। जी अजीम, ये तो आपने जानकारी दी कि क्या कुछ अभी हालात है। मौसम के ताल्लुक से आपने बताया कि आज फिलहाल जो है वो मौसम जो है खुश्क है और अगले 3 दिनों के लिए जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हम आपसे साहिली इलाकों के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे क्योंकि खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। लगातार जायजा मीटिंग यहाँ पर भी CM KCR की तरफ से जारी है। क्या कुछ अभी साहिली इलाकों के लिए कहा गया है? और सबसे अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, महकमा मौसमियात ने आइंदा के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी ये हिदायत जारी की है कि जो जिसको ज़रूरी है वही अपने घरों से निकले, अपने काम के लिए निकले, वरना गैर ज़रूरी कोई जो है सो बाहर ना निकले, क्योंकि महकमा मौसमियात 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है पूरे तेलंगाना में। और बिलखुसूस जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है जैसे आदिलाबाद, निर्मल, कोट्टागुड़म, खम्मम, करीमनगर,
जहाँ पे जो है सो काफ़ी बारिश होने के इम्कान है, वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ पे काफ़ी कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो जायज़ा ले, जो फसलें हैं वो कहीं तबाह हो गई तो उसका जो है सो एक कमेटी कायम करते हुए उसका जायज़ा लेने के लिए केसीआर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हिदायत दी है। जी अजीम, राजीर, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद से हमारे साथी मोहम्मद अजीम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे फिर हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इसहाक, आपसे जानना चाहेंगे, फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, फसलों के लिए क्या कुछ वहां पर अभी सरकार की तरफ से कोई कमेटी बनाई गई है या फसलों के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई है कि हाँ इसका मुआवजा जो है वो दिया जाएगा? फिलहाल फसलों के लिए कोई कमेटी या मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो है ना पूरी बारिश ये 3 दिन होने के बाद जो है ना एक रिव्यू लिया जाएगा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद जो है ना फसलों पर डिसीजन लेगा। वही दूसरी तरफ मछलहारों के बारे में जो अंदर जो है काकीनाडा मछलीपट्टनम से गए हुए 6 मछुआरे जो है ना वो काकीनाडा में फंस गए थे। वही दूसरी तरफ काकीनाडा से दो जो बोट्स में गए मछुआरे 16 लोग जो है ना वो फंस गए थे, जिन्हें नेवी के एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें सेफ तरह से ले गए, लेकिन अभी वो समुद्र में है। मौसम की वजह से वो जो है ना नेवी शिप जो है ना वो लंगर नहीं डाली, तो जो फंसे लोग हैं उन्हें जो है ना सेफ गार्ड कर दिया गया है। मेरीन टीम और दूसरे लोग भी मछुआरों को हिदायत दी गई कि 3-4 दिन तक वो फिशिंग के लिए ना जाए। जी, तो लगातार हम अपने दोनों साथियों से तेलंगाना और आंध्रा के ताल्लुक से क्या कुछ मौसम का हाल है, मॉनसून का हाल है, वो नाजरीन तक पहुंचा रहे थे। मोहम्मद इसहाक, आपका भी और मोहम्मद अजीम, आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर हालात की जानकारी देने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।